दोनों देश। बलूचिस्तान के खनिज भंडार पर बुरी नजर, बलोचों के विद्रोह और विरोध पर अमेरिका का एक्शन। अमेरिका ने बीएलए को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। और कल जैसा हम प्रतिशोध में चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान क्योंकि बलोच विद्रोही जो हैं उनका विरोध और विद्रोह खुद नहीं दबा पा रहा है, बल्कि बुरी तरह मुंह की खा रहा है बलूचिस्तान के भीतर, इसलिए उसने जानबूझकर अमेरिका को यहां रेयर अर्थ मेटल और दूसरी तमाम तरह तरह के खनिजों के बारे में लालच देकर बुलाया है ताकि वो यहां विद्रोह को दबाने में मदद करे। और एक तरीके से ये मदद तो हो ही गई कि बलोचों को एक तरीके से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। बलोचों ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ के मूल निवासी आतंकवादी हैं और ये लोग कौन है जो यहाँ लूटने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इसका अंजाम अब क्या होने वाला है? बलूचिस्तान के इतने दिनों का संघर्ष अपने कामयाब अंजाम तक पहुंचेगा या अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर उसको डिरेल कर देंगे? कैप्टन श्याम, देखिए, ये तो पाकिस्तान के लिए बल्ले बल्ले हम कह सकते हैं। उन्होंने तो बेच दिया अपनी तरफ से। पहले देखिए, पहले तो वो चाइना के हाथों खेल रहे थे। उन्होंने सब कुछ दिया, वहां पे ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन हाँ, अमेरिका के जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो आपने जो डील सुनी है, जो $500 मिलियन की डील हुई है, और जो डोनाल्ड जूनियर और ये जो उनके दामाद सब जा रहे हैं वहां पे, क्रिप्टो करेंसी जो भी हो रहा हो, मिनरल्स हो रहा हो, बलूचिस्तान को देखते हुए चाइना ने हाथ अपना अप एंटीना कर दिया है। उसने सीपैक 2 को रिवाइज कर दिया है और उसने फिर से 5 समझौते फिर से किए हैं। उसमें रेल प्रोजेक्ट का भी, हालांकि वो एडीएफ में चला गया है, लेकिन वो भी इस पर पैनी नजर रखे हुए है। और तीसरी बात और भी है, बलूचिस्तान वाले पहले कह रहे हैं कि तुम आओ, तो बेच तो दिया तुमने हमें, तुम कुछ लेने देंगे तब तो, क्योंकि वो भी बैठे हैं। लेकिन चाइना वाला मामला सर फेल्ड एक्सपीडिशन साबित हो गया है। उधर अमेरिका ने कई बार यह साबित कर दिया है कि वो जो कैंपेन लेकर चलता है, कई जगहों पर उसको यू टर्न लेना पड़ा है। अफगानिस्तान वाला मामला हो, इराक वाले मामले में हमने देख लिया। इस तरह के न जाने कितने उदाहरण है। क्या ये भी वैसे ही अटेम्प्ट साबित होने वाला है? 100% आप ये लेके चलिए, सेम थिंग इज रिपीटिंग। बट अमेरिका कभी डरता नहीं, ये आप लेके चलिए, भाग लेगा। अफगानिस्तान से भागा और भागा 20 साल के बाद भागा वहाँ से पूरा चूसा उन्हें और फिर भाग गया। उन्हें किस हालत में छोड़, पाकिस्तान का यही हाल होगा। 2015 में सुनते थे, अभी एक नया चीज़ चला है अमेरिका के साथ में, बोलते हैं $1 ट्रिलियन का सप्लाई मुनीर बेच रहे हैं, हम $1 ट्रिलियन के हो जाएंगे। क्या भीख मंगे? नहीं, इकोनॉमी वो क्या आपका उनके बयान पढ़िए ना। और उन्होंने लिख के दिया है कि पाकिस्तान का सपना है कि विद इन 5 इयर्स हम भारत जैसे हम $4 ट्रिलियन की बोलते हैं हमारा पहले $1 ट्रिलियन किस बेसिस पे? गधा बेच के होने वाले हैं, खनिज बेच के होने वाले हैं? खनिज बेच दिया ना, खनिज बेच दिया। सपने तो यही है। पहले 2015 में ये बोला था, जैसे सीपैक आया था, कि भारत को क्रॉस कर देंगे हम जीडीपी में 15 से। आप तो सर ये बात तो सही है, इनके समझौते हो रहे, जैसा ये कह रहे थे, बल्ले बल्ले हो रही है। पैसे तो इनके पास आ जाएंगे, इसमें वो मेटल निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन पैसे तो इनको मिल जाएंगे ना। सर हमारी तरह हो जाएगा, हम भी बहुत जगह से लोन ले लेते हैं। 4 दिन तो मर्सिडीज में भी घूमेंगे, बड़े गाड़ियां रखेंगे, फिर हमें घी के कटोरे लेके जाने पड़ेंगे। आप भी चढ़ जाइए, मर्सिडीज में चढ़ जाइए, बड़े बड़े घर बना लीजिए। एक बात हम कहना चाहेंगे आपको, और ध्यान से समझिए इसको। एक डिफरेंस है चाइना के अप्रोच में और अमेरिका के अप्रोच में। चाइना एक बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, सुशीला कार्की होने वाली है नेपाल के अंतरिम पीएम। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने। कल तो घी सिंह साहब का नाम आ रहा था, लेकिन फिर से एक बार पलड़ा बदला और सुशीला कार्की के अब आगे होने की बात हो रही है। आज रात 8:45 पर वो शपथ लेने वाली हैं सुशीला कार्की, और राष्ट्रपति भवन से शपथ के बाद वो निकलेंगी। सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं। सुशीला कार्की ने जेन जी की सभी शर्तें मान ली हैं, सोर्सेस ये भी बता रहे हैं। तो अचानक पहले सुशीला कार्की का पहले नाम सामने आना, परसों की बात मैं कर रहा हूं, कल एक बार फिर से इसमें एंटी क्लाइमेक्स हुआ सुशीला कार्की वाले मामले में, और घी सिंह ये नाम सामने आने लगा, और अब एक बार फिर सुशीला कार्की सामने। कल ही तो हम चर्चा कर रहे थे सर। देखिए, सुशीला कार्की एब्सोल्युटली भारत की कैंडिडेट हैं। ये बीओएचयू की पढ़ी हुई हैं, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ी हुई हैं। इनके जो हस्बैंड थे वो वहाँ के एक नेता थे, वहीं इनकी शादी हुई थी, वो भी बीओएचयू से निकले हुए हैं। पूरी की पूरी जो इनके साथ भारत के साथ और इनके ऊपर सबसे बड़ा जो वहाँ है, इनके ऊपर में जितने भी कम्युनिस्ट वाले थे, इनके ऊपर वो चार्ज लगाए थे जब ये चीफ जस्टिस थी वहाँ पर। इनको क्या कहते हैं, वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से इनके ऊपर में ला करके, और इनको 2 साल में ही निकलना पड़ा था। तो ये नहीं थी तैयार, ये तैयार नहीं थी। इनको तैयार किया है जो चीफ हैं वहाँ के, उन्होंने तैयार किया है कि आप शर्त मानिए आपके पास। और ये भारत तो 2 चीजें मैं जानना चाहता हूं सर, ये इनके सामने कितना टर्बुलेंट मामला है आगे, या कितना स्मूथ इनकी राइड रहने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, क्या इनके बनने के बाद ये उम्मीद की जाए कि भारत एज सच
और दुनिया में जो गड़बड़ी न्यूसेंस वाले जो एलिमेंट हैं उनको दबाने में नेपाल भारत का साथी बनेगा? देखिए, मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जो हमारा ये मालदीव था, आउट इंडिया के लेकर आए थे मोइजू, वेलकम इंडिया से अभी बदल गया 1 साल के अंदर। हाँ, त्राहिमाम करना पड़ा उनको। हाँ, हाँ, 1 साल में आउट इंडिया के स्लोगन से वेलकम इंडिया के स्लोगन में आ गए। वो तो लक्षद्वीप की वजह से उनको सीख मिल गई थी। हाँ। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि नेपाल क्या अब भारत के साथ मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई देगा? 100%। क्या लिपुलेख और इस तरह लिम्पिया धुरा काला पानी वाला जो मामला है अब वो बदलेगा? और देखिए, नेपाल का अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ा वोलेटाइल है। जब हम पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे, अगर वो बन रही है राष्ट्रपति तो हमारे लिए अच्छी खुशी की बात है। एक कल्चरली स्टेबल नेपाल बनना बहुत ज़रूरी है हमारे पड़ोसी देश के रूप में। और हमने चाइना में जाके जो लिपापुख का जो बात किया, आपने काला पानी की बात की, वहाँ से हमने कॉरिडोर खोल दिया था चाइना को बताने के लिए कि आपका ये व्यापारिक संबंध हम बढ़ाना चाहते हैं। नेपाल को इससे हमें खुश होना चाहिए था कि भारत चाहता है कि उसके संबंध। तो और कम मैं आपसे पूछता हूँ, इज इट अ गुड न्यूज फॉर अस? बिल्कुल, मैंने इसलिए बधाई दी उनको। आगे आपको लेकर चलता हूं। नेपाल में जेन जी के प्रदर्शन पर बीमा कंपनियों का बड़ा दावा। बीमा कंपनियों का अनुमान 31 अरब रुपए का क्लेम संभव। साल 2015 के भूकंप से 3 गुना ज्यादा क्लेम। आगजनी में काठमांडू का हिल्टन होटल भी तबाह। जुलाई 2024 में 500 करोड़ रुपए में बनकर हुआ था तैयार। सवाल यही है कि अगर यहां पर जेन जी का, इन प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य ये था कि सत्ता परिवर्तन हो और बहुत दिनों से उनके हिसाब से जो चीजें नहीं चल रही हैं वो चलना शुरू हो, तो ये लूटपाट क्यों, इस तरह की आगजनी क्यों? खास तौर से तब जब इनके लीडर्स की तरफ से भी ये आह्वान किया जा रहा था कि ये कोई लूटपाट और वो मत करें, कागजात सुरक्षित रखें, हमारे जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस की जो जगह हैं उनको सुरक्षित रखें। उसके बावजूद ये क्यों हुआ? क्या ये विद्रोह डीरेल भी हुआ है या असल में इसमें कुछ शरारती तत्वों ने अपने हाथ भी धोए हैं? क्या हुआ है जनरल सर? देखिए, ये तो मेरा मानना है कि बाहर की तत्वें नहीं है, इसको आप लेके चल रहे हैं। ना चाइना है, ना अमेरिका है, ना भारत है। बात है वहां पर जो सिमरिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये लोग नहीं समझते। जेनजी वाला प्रॉब्लम, और ये जितने भी बड़े बड़े होटलों के बड़े बड़े इसके मालिक हैं, उनके बच्चे बाहर जा करके अपने को वही मीडिया में, वो सोशल मीडिया में दिखाते हैं कि हम इतनी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये तो एक गुस्सा है। लेकिन ये ड्रोन शॉट्स देखिए ना, इस तरीके से इतने बड़े बड़े इलाकों में, वो वहां की कोर्ट्स हो, संसद हो, इस तरह से आप बताएं, इन्होंने पहले दिन नहीं हुआ था ये, सेना आ जाती तो नहीं होता। बस वहां के आप देखिए 30 लोग जो मारे गए हैं ना, स्कूल वाले बच्चे, उनको गोली मारी है यहाँ सर पे, यहाँ मारी है। यदि आप फादर होते तो आप क्या करते? ये कहाँ हुआ है? अब पूरे नेपाल में हुआ है। ये ऐसा नहीं हुआ है कि नेपाल केवल एक काठमांडू में हुआ। कोई कहे कि काठमांडू में इतनी बड़ी शक्ति थी कि वो आके कर गई है, मगर ये गुस्सा जो फूटा है, ये फूटा है किस लिए फूटा है? कि नेपाल को जिस तरह से ले गए हैं, अच्छी बात नहीं है ये। केवल यदि सेना एक दिन पहले आ जाती तो ये चीज थम सकता था, मगर ठीक है, दिस इज द वे। यदि आप करेंगे, आप किसी देश को चलाएंगे 2008 से लेकर के, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि नेपाल के इतिहास में इसको एक ब्लैक चैप्टर के तौर पे देखा जाएगा या इसको एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट के तौर पे देखा जाएगा कि ये नुकसान हुआ लेकिन उसके बाद सही पटरी पर आया नेपाल? अब तक जितने भी ये विद्रोह हुए हैं नेपाल में, उसमें ये सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे काला है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको कहा था, टर्की और पाकिस्तान के आईएस समर्थन के साथ चाइना की तरफ लीनिंग जो हो रही थी ओली की, उसके अगेंस्ट में अमेरिका का इसमें योगदान था। लेकिन वो बात बिगड़ी और ये युवाओं ने बहुत कुछ तहस नहस कर दिया और उनके कई सामरिक और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को उन्होंने तबाह कर दिया जो वर्ल्ड के लिए नमूना थे। ये इंश्योरेंस कंपनी का तो घाटा एक घाटा है, जो इतिहास गवाह जो उनकी बिल्डिंग्स थी वो खराब कर दी उन्होंने, वो बहुत ही मुश्किल हो गया। तो कहीं ना कहीं डिरेल हुआ, कहीं ना कहीं ये म्यूटेट कर गया और कहीं ना कहीं आगे बढ़ गया। लेकिन ये बात तो जरूर है कि चाइना के लीनियज में जो जा रहे थे ओली जी, उसका उन्होंने खात्मा कर दिया है और हमें सावधान अभी भी रहना है। चाइना की तरफ धीरे धीरे नेपाल जाता जा रहा था और ये चिंता का विषय था। ये तो समाप्त हुआ है, लेकिन चिंता यहां थमी नहीं और डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने के संकेत मिल रहे हैं। क्वाड बैठक में शामिल होने भारत आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत में अमेरिका के नामित राजदूत ने दिए संकेत। नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान, ट्रंप भारत की यात्रा कर सकते हैं, सर्जियो ने कहा। सेनेट में सर्जियो गोर ने दी यात्रा को लेकर जानकारी। 2025 के आखिर तक होने वाली है क्वाड बैठक। तो क्या तब तक ये जो बात कही जा रही थी कि ये झाग धीरे धीरे बैठेगा टैरिफ वाला, चीज़ें ठीक होती जाएंगी और साल के उत्तरार्ध में क्या ये और भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और इसीलिए उसी के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर अब बनना हल्का हल्का शुरू हो गया? देखिए, चीज़ें थोड़ी इसी तरह और चलेंगी। जो रीसेटिंग है चाइना पाकिस्तान के साथ अमेरिका का सेंट्रल कमांड का,
जो सेटिंग है भारत के साथ, टारगेटिंग चाइना है, उन्होंने बहुत अचीव किया हुआ है। और देखिए ये क्वाड में एक बार अभी वहीं से आया था खबर कि नहीं क्वाड में नहीं आ रहे, इसलिए ये भी कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं यूएन, वो तो बैठक है ना। लेकिन ये जो खबर आई है, इस खबर को चाइना में भी देखा जा रहा होगा। रशिया तो ठीक है, लेकिन चाइना इस खबर को किस तरीके से देख रहा होगा? क्योंकि अभी तो वो हाथ मिले हैं ना सर। तो दिनेश जी, चाइना उस खबर को कैसे देख रहा होगा कि इंडिया ने भी अलास्का में जाके चाइना के ऊपर एक्सरसाइज कर रही है अमेरिका के साथ? उसको कैसे देख रहा होगा? ये तो क्या ये चाइना अपनी स्ट्राइड में इसको ले लेगा? और जो मौजूदा बेहतरी फिलहाल बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस चाइना के साथ हम देख रहे हैं कि हमारी हुई है, क्या वो आगे भी जारी रहेगी या उस पर फर्क पड़ेगा? या बताइए कि सी पैक का सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दे दिया उसने वहां पर जाकर के, और हथियार ला रहे हैं, सबमरीन ला रहे हैं। तो भारत क्या मूर्ख है कि भारत एक ही जगह से करे? भारत देखिए ये इसी को कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिकली जब आप काम करते हैं, जियो पॉलिटिकल करते हैं, यही तरीका है करने का, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, हमारे और हम उनसे भी व्यापार करेंगे और यही होना चाहिए जब स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करते हैं। मगर आप यदि इतने तैयार हैं, इतने सातिर हैं इन चीजों को कर पाए, ये नहीं, आप कभी दब जाएंगे, कहीं भी दब जाएंगे। और हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी एब्सोल्युटली ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज अ ग्रे जोन ऑन एवरीथिंग फंक्शंस। तो ये ग्रे जो है वो भारत के हित में, जहां पर भी अगर आवश्यक है तो ग्रे भी होना चाहिए, और यही रणनीतिक स्वायत्तता कहती है, वो चाइना हो या अमेरिका, जहां जिस जगह पर जिसकी आवश्यकता है उसके साथ हमको कदमताल करनी होगी। और आगे यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत के पीछे पड़े ट्रंप, यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत को वो महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तमाम बार आपने देखा होगा, तमाम स्टेटमेंट्स में देखा होगा कि वो ये मानते हैं कि यूक्रेन रशिया युद्ध तब रुक सकता है जब भारत इसमें हस्तक्षेप करे और अपनी भूमिका निभाए। G7 देशों पर भारत को लेकर डाला दबाव, भारत पर टैरिफ लगाने का दबाव बना रहे हैं ट्रंप प्रशासन के भारत विरोधी प्लान का खुलासा, भारत के खिलाफ 50 to 100% टैरिफ का सुझाव G7 के वित्त मंत्री करने वाले हैं, इस बारे में बातचीत। तो आप ये देख रहे हैं, ये दोनों तरफ का आप देखिए। अभी मैंने आपको दूसरा तरफ वाला ट्रंप का चेहरा दिखाया और साल के आखिर में होने वाली यात्रा के बारे में बताया। इधर हमने ये भी बात की कि क्या उसके लिए इसीलिए थोड़ा ऑलिव उनका जो तरीका है वो थोड़ा मित्रता वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन इधर फिर से टैरिफ की बात हो रही है और कह रहे हैं रशिया यूक्रेन वाले मामले में भारत को करना चाहिए, नहीं तो और 100% तक। तो ये बात ये क्या इसी तरीके से ये सर पेंडुलम होती रहेंगी क्या स्थितियां? यही तो है विश्व का पॉलिटिकल सेटअप, जहां पर हर पैरेलल बातें अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग तरह से की जाती हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा, एक बात जरूर है ध्यान रखने की, जो मैंने कहा था, चाइना जो है ना, पाकिस्तान के केस में अगर आप ले लें तो वो चाहता है कि वो पॉलिटिकल सेटअप के साथ अपना काम करे, क्योंकि वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के साथ वहां जमा रहना चाहता है। अमेरिका क्या कर रहा है, जब 10 बजे सुबह में जब फोन गया था डायरेक्टली पॉलिटिकल सेटअप को नहीं, सीधा आर्मी चीफ को, सारे के सारे डीलिंग है जो आप देख रहे हो ना, ये जो मिनरल की जो डील हुई है वो अमेरिका जो किया है उसने, वो आर्मी के लोग चला रहे हैं। फैसिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो भी आर्मी चला रही है। तो जो, और इन्होंने यूएवी लगा दिया है सर्वेलेंस के लिए, चाइना की गतिविधियों को मॉनिटर करेंगे वो। फ्लड रिलीफ में अभी देखो आपने हवाई जहाज भेज दिया अमेरिका ने, सब कुछ। और पता है नूर खान बेस पे उतरा, वो रावलपिंडी में नहीं उतरा। ये क्या दिखाया गया है कि भारत इधर मत अटैक करना, हमारे यहाँ पे लोग होंगे। बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ये तो पहले भी कहा जा रहा था, और ये तो पहले भी मालूम था। और ये G7 की बात जो हम कर रहे हैं, ये फिर लीवरेज है। आ रहे हैं क्वाड में, हाथ मिलाएंगे। कहते हैं ना, किसी बच्चे को समझाना हो तो हंसते रहते अच्छी मित्रता, नहीं मानेंगे, एक थप्पड़ मार के थोड़ी देर फेंक दिया, कल फिर आके मिल लेंगे। तो ये करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, और ये तरीका है, व्यापारिक लोग हैं। लेकिन अगर ये सबको उसी तरह का बच्चा समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और कम से कम अब तो इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए। और स्वदेशी नेक्स्ट जेन सुपरसोनिक मिसाइल रेडी हो गई है, ब्रह्मोस NG टेस्टिंग के लिए तैयार है। तो नूर खान को बेशक वो बताने की तैयारी कर रहे हो कि ये तो हमारा इलाका है, इधर मत आना, लेकिन ये खबर भी देख लीजिए, भारत की एयर लैंड सी स्ट्राइक वाली क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी। जनरल सिन्हा यो कमेंट। देखिए, जो अभी हम बना रहे हैं न्यू जनरेशन वाला, वो 2026 में उसकी टेस्टिंग, फ्लाइट टेस्टिंग शुरू है, 27-28 तक गया है। प्रॉब्लम ब्रह्मोस के लिए क्या था, 25 साल से चल रहा प्रोजेक्ट, हम 25 बनाते हैं साल में 25, क्योंकि लागत बहुत आती है, 1000 बने अभी तक। मगर अभी मास प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं। मास प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले इसकी वेट को कम कर दिया गया है। 3 टन का है जो अभी वाला, उसको 1.3 से 1.5 के बीच में लाएंगे, तो हाफ कर दे रहे हैं। अभी इसकी स्पीड जो है 3.2 मैक्स है, 2.3 हम बोलते हैं, 3.2 है। इसकी स्पीड चली जाएगी 5 से 6। और ये सबसे बड़ी चीज जो है कि कह रहा है, रशिया कह रहा है कि हम खरीदेंगे। जो हमारे पास आपके रुपए पड़े हुए हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मोस का ये है एरोस्पेस है, जो रशियन कंपनी है, वो कहती है कि हम पैसे हमारे पास में है, हम आपके पास इन्वेस्ट करेंगे और क्षमता 10 टाइम्स करेंगे।
7वां उसका जो ये है खुल चुका है लखनऊ में। अभी गए थे हमारे रक्षा मंत्री, करके आए हैं 2 महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले। तो इसकी क्षमता जो हम बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन, और यही कर रहा है रशिया अपने यहाँ, इंडिया यहाँ करेगा ब्रह्मोस। ठीक है, अगली खबर बता दूं सर, क्योंकि बहुत कम समय बचा, 30 सेकंड बचे हैं। अमेरिका के डलास में भारतीय शख्स की हत्या कर दी गई। सहकर्मी ने ही नागमलैया को मार डाला। धारदार हथियार से भारतीय शख्स पर हमला हुआ। परिवार के सामने ही नागमलैया की हत्या कर दी गई। आरोपी ने सिर काटकर शरीर से अलग कर दिया और उसको सिर को बहुत देर तक आसपास लुढ़काता रहा। अगली खबर भी देख लीजिए बहुत जल्दी से। सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम पीएम। सूत्रों से खबर, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख और कार्की में बातचीत के बाद यह फैसला हुआ है। पूरी खबर आगे बताऊंगा, यहां बस कुछ देर के लिए रुक रहा हूं। बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। राहुल बिना बताए विदेश जाएंगे, उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में नहीं आएंगे। पवन खेड़ा को सवाल इतना चुभा, जवाब के बदले ये क्या बोल दिया। मोदी की मां का वीडियो बनाकर अपमान, विरोध के नाम पर ये क्या।